हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं। देखिए एंथैल्पी की हम बात कर चुके थे। व्हाट इज एंथैल्पी, इसके बारे में हम डिस्कस काफी कर चुके हैं। छोटा सा एक दो पॉइंट और एंथैल्पी के बारे में, उसको हम देखेंगे। फिर हम किसको देखेंगे, हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे। देखिए एंथैल्पी जो है आप पढ़ चुके हो कि व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, आपने देखा था H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी और किसके सम के बराबर होती है, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के सम के बराबर होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक और बात आती है यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण की एंथैल्पी। हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की एंथैल्पी, इसको बोलेंगे। अब देखिए वाष्पीकरण की एंथैल्पी का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई लिक्विड है H2O, इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, H2O गैस में, तो ये क्या होगा, वेपोराइजेशन। ये इसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। इसको क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। मान लीजिए ये डेल्टा H V वेपोराइजेशन 43.93 किलो जूल पर मोल है। अब मान लीजिए इस गैस को हम बदलें, H2O गैस कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, या इसको रिवर्सिबल यहां ऊपर भी दिखा सकते थे। ये क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, जिसको कहते हैं संघनन। कंडेंसेशन बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, इधर डेल्टा एच वी, देखिए चेंज नहीं आएगा कुछ भी, डेल्टा एच वी यहां पे क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे, -43.93 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। अब वाष्पीकरण में लिक्विड गैस में बदलेगा, गैस किस में बदलेगी, लिक्विड में बदलेगी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द, हिंदी में भी लिखेंगे अभी, द चेंज in enthalpy when a liquid convert into gas or gas convert into liquid is known as enthalpy of vaporization. Enthalpy of change in enthalpy when a liquid convert into gas or gas convert into liquid known as enthalpy of vaporization। जब कोई
द्रव गैस में परिवर्तित होता है या गैस द्रव में परिवर्तित होती है, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाती है। हिंदी में भी इसी प्रकार बहुत ही सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है या गैस द्रव में परिवर्तित होती है, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। साइन का अंतर आएगा केवल, और कुछ अंतर यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हो जाती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक बात। दूसरी बात क्या है, हम बात करेंगे दूसरी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन, गलन की एंथैल्पी, इसको क्या बोलेंगे, गलन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी। देखिए फ्यूजन में क्या होगा, कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूजन या गलन। या क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, और इसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। यहां ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच एफ। मान लीजिए ये 6.93 किलो जूल पर मोल है, तो इसके लिए डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव 6.93 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। साइन कन्वेंशन चेंज होगा, तो इसको भी क्या लिख सकते, उसी तरह डिफाइन करेंगे। कैसे लिखेंगे, द change in enthalpy when a solid convert into liquid or liquid convert into solid. It is known as convert into solid is known as enthalpy of fusion. The change in enthalpy when a solid convert into liquid or liquid convert into solid is known as enthalpy of fusion. जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, गलन की एंथैल्पी कहलाती है। ये दो छोटे पॉइंट और बताने थे मुझे। इसके बाद हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी जो है इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, हीट कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता इसको बोला जाता है, C से रिप्रेजेंट करा जाता है
तो यही बात लिख लें, इट इज रिप्रेजेंट बाय सी। और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव मतलब मात्रा पर निर्भर करेगी। कैसे निर्भर करेगी? मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम। इसको हम Q ऊष्मा दें। Q ऊष्मा देने पर इसका टेम्परेचर कितना राइज करे? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ता है तो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसी प्रकार डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखेंगे? द amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature, to raise the amount of heat required to raise the temperature of a system with 1 degree Celsius is known as heat कैपेसिटी। ये इसकी परिभाषा है। The amount of heat required to raise the temperature of a system with 1 degree Celsius known as heat capacity। क्या बोलेंगे? किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा धारिता कहलाती है। कोई सिस्टम है या तंत्र है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, हीट की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसको C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q ऊष्मा दी और अपॉन डेल्टा T। C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? T2 माइनस T1 होता है। इसकी यूनिट की हम बात करें, यूनिट ऊष्मा की जूल, तो क्या हो जाएगी? जूल। और टेम्परेचर की केल्विन, तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाती है। तो इतना आप इसको नोट कर लें। ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट जूल पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेंगे हम, और हमें याद भी रहना चाहिए। ये हमने देख ली। मतलब ऊष्मा धारिता क्या है? किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? ऊष्मा धारिता कहलाती है। ये तो हीट कैपेसिटी। दूसरी बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CS से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये जो है
कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है। अब ये देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्यों है? ये मात्रा पर डिपेंड करती है, ऊष्माधारिता। एक्सटेंसिव है मतलब अगर कम पदार्थ होगा तो कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मान लो ज्यादा पदार्थ है तो हमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। लेकिन यहां पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम किसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे? 1 ग्राम सब्सटेंस का ही बढ़ाएंगे। The amount of heat required to raise the temperature with 1 degree centigrade of a 1 ग्राम सब्सटेंस, केवल 1 ग्राम का ही बढ़ाना है। इसलिए ये टेम्परेचर क्या होगी? मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगी। कैसी प्रॉपर्टी रहेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to raise the temperature with 1 degree Celsius of a 1 gram substance known as specific heat capacity। क्या बोला मैंने? किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप, किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। 1 ग्राम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन W इंटू डेल्टा T। इस प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CS बराबर Q अपॉन W इंटू डेल्टा T। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी जूल। जूल होती है, इसकी ग्राम, इसकी केल्विन। तो क्या लिखेंगे? जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये इसकी यूनिट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने पहले हीट कैपेसिटी देखी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब तीसरी बात और है इसमें, एक मोलर हीट कैपेसिटी। तीसरी बात क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है? 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। ये भी क्या है? इंटेंसिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पहली बात क्या से डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature amount of heat required to raise the temperature with 1 degree Celsius of a 1 mole known as molar
हीट कैपेसिटी, ये क्या कहलाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो Cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन, अब यहां क्या लिखेंगे? मोल इंटू डेल्टा टी। ये स्टेटमेंट आ जाएगा इसके लिए, Cm इज इक्वल टू Q एन डेल्टा टी। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन और पर मोल, पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये तीन स्टेटमेंट हमने देखे कि हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब जो दो और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए नेक्स्ट एडिंग डालिए, हीट कैपेसिटी क्या एडिंग डालें? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट। क्या किससे डिनोट करते हैं? सीवी, सीवी से डिनोट करते हैं। मतलब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में ऐसे लिखेंगे, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। देखिए अभी हमने मोलर हीट कैपेसिटी का क्या पढ़ा है? C इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है? Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। ये स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा। यदि हम इसको स्थिर आयतन पर कर दें, इफ V इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? CV इज इक्वल टू QV अपॉन N डेल्टा टी लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग FLOT, बोलिए क्या होता है FLOT? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताइए। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट है। मतलब डेल्टा V, यहां देख लें, डेल्टा V क्या है? कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू 0, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। जब ये कांस्टेंट 0 है, अब ये 0 क्यों हुआ? ये बात आ रही है आपके समझ में? सर ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही कि जब ये कांस्टेंट है तो डेल्टा V आपने 0 कर दिया, क्यों कर दिया? देखिए डेल्टा V नहीं पड़ी पल्ले, मुझे पता है आपके नहीं पड़ी ये बात पल्ले। क्यों नहीं पड़ी आपके पल्ले? देखिए डेल्टा V स्थिर है। डेल्टा V का मतलब क्या होता है? V2 माइनस V1। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा? V2 माइनस V1। मैं कह रहा हूं ये स्थिर है, मान लीजिए ये भी 5 है और ये भी 5 है, लीटर है या ml है, जो भी है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। मान लो प्रारंभ में आयतन 5 ml और अंतिम आयतन भी कितना है? 5 ml। तो V2 माइनस V1 क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब बात भेजे में घुस गई आपके बात है।
तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, W 0, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया, Q। और ये क्या है, स्थिर आयतन पर है, तो यहां क्या लिख देंगे, डेल्टा U बराबर QV, हम ये लिख सकते हैं। इसमें ये एक स्टेटमेंट आ गया हमारा, डेल्टा U बराबर क्या आ गया, QV आ गया। अब देखिए यहां पर आपने पढ़ा है अभी CV बराबर QV एन डेल्टा T, और डेल्टा U बराबर क्या है, QV। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 1 नंबर थी, ये क्या थी, 2 नंबर थी। आपके यहां भी कर सकते हैं। मान लो इसको क्या दे दूं मैं, 1 नंबर, इसको 2 नंबर कर दो सर। तो देखिए इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दूं, तो CV बराबर क्या हो गया, डेल्टा U एन डेल्टा T, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए। ये हम लिख सकते हैं डेल्टा V CV इज इक्वल टू डेल्टा U एन डेल्टा T। अब ये जो है यहां पर समझे, इतना नोट कर लो आप पहले, चाहे इसको नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये हम बात कर रहे हैं यहां पर CM था ना ये, तो इसको भी यहां पर और ये M और लिख दें, VM यहां पर भी लिख दें, और ये क्या हो गया, CVM, इसको भी क्या लिखेंगे, CVM, ये हो गया। अब देखिए ये जो है CVM, ये किसके बराबर होगा, इसको समझें। CV जब मोलर हीट कैपेसिटी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CV M को हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखें, CM इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन क्या होगा, ये C अपॉन N, ये होगा। इसका मतलब मोलर पर मोल है ये हीट कैपेसिटी, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, अब देखिए N को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, N इंटू CVM को क्या लिखूंगा, CV, अगर ये V है तो ये क्या लिखूंगा, CV, तो इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, CM, तो ये हो गया, ये बात आ गई ना समझ, इसको ऐसे ही रहने दें। तो CV अपॉन N इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, ये कैंसिल हो गया। CV बराबर क्या आ गया, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और वॉल्यूम स्थिर, और पार्शियल फॉर्म में लिखना चाहें तो CV इज इक्वल टू, ऊपर लिख देता हूं, और क्या लिख सकते हैं इसको, CV इज इक्वल टू पार्शियल डेल्टा U अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट V, ये लिख सकते हैं। ये बात आ रही है आपके समझ। देखिए मैंने क्या करा है, ये CVM, ये क्या है, CM पर मोल है, पर मोल का मतलब क्या हो गया, पर मोल C अपॉन V, तो ये CV अपॉन N हो गया, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। तो ये बात हो गई। अब देखिए इसी प्रकार, तो ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, CV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल U अपॉन डेल T कांस्टेंट V। अब जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी, देखिए इतना आपने कर लिया, हीट कैपेसिटी हम बात कर रहे हैं किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कर लिया। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी,
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस पे बात करते हैं। देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले हमने क्या निकाला था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाला था, CV इक्वल टू डेल U अपॉन डेल TV। अब देखिए अभी हमने बात करी थी CM मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन N डेल्टा T, ये निकाला फॉर्मूला भी हमने। अगर हम बात करें CPM इज इक्वल टू क्या होगा, QP N डेल्टा T। अगर इसको मैं क्या लिख दूं, और N CP, इसको क्या लिख दें, N को इधर लिया है, N CP M इज इक्वल टू क्या हो गया, ये QP अपॉन डेल्टा T। ये क्या है, डेल्टा T है, इसको सही कर लें, ये डेल्टा T है। अब ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा CPM इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, CP अपॉन N, जैसे पहले बताया था मोलर हीट कैपेसिटी है, तो ये N इंटू CP अपॉन N इज इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा T। N से N कैंसिल हो गया, CP बराबर क्या आ गया, QP अपॉन डेल्टा T। एक स्टेटमेंट तो ये आ गया। दूसरी बात, ये जो है यहीं लिख देता हूं, QP किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। और क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट P, और CP इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट P। ये हम लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, और CV इज इक्वल टू क्या आया था, डेल U अपॉन डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और V आया था। ये बात आ गई CP और CV की। दूसरी बात देखिए, एक चीज और देखें इसमें, देखिए अकॉर्डिंग FLOT क्या था, DU बराबर क्या था, Q प्लस W, ये पढ़ा है स्टेटमेंट। और H इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, U प्लस PV। अगर मैं बात करूं डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस PV। इसको देखिए, इस स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल्टा P। क्या लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां डेल्टा P क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, अभी बताया था। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा है, इसको देखिए, इसका क्या मतलब है, मतलब डेल्टा H का मान क्या से ग्रेटर रहेगा, डेल्टा U से ग्रेटर रहेगा एट कांस्टेंट। क्यों, डेल्टा H में वर्क भी जुड़ रहा है, वर्क में भी एनर्जी काम में आ रही है, या वर्क भी करना पड़ रहा है डेल्टा U के साथ साथ जो है। तो डेल्टा H ग्रेटर देन हमेशा क्या रहेगा, डेल्टा U रहेगा। इसी प्रकार क्या रहेगा, CP ग्रेटर देन CV रहेगा। और हम कह सकते हैं QP ग्रेटर देन QV,
क्यों? QP इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H, और QV इज इक्वल टू होता है डेल्टा U। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा H का मान हमेशा डेल्टा U से ज्यादा रहेगा, या ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि CP हमेशा क्या रहेगी? CV से ज्यादा रहती है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीजें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी कि CP क्या होती है, CV क्या होती है, और ये सारी हीट कैपेसिटी क्या है। इन सब चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा। तो बच्चों आप लगातार इनको पढ़ते रहें और समझते रहें। फिर भी आपको कोई समस्या हो पढ़ने में तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर कर बताएं, जिससे आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। इसी तरह आप लगातार पढ़ें और सभी वीडियोज को आप देखें, जिससे आपके ये चीजें समझ में आएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट। चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अगेन थैंक यू।